न्यू स्पेकुलेशंस की वजह से पॉजिटिव था, लेकिन जब वो मार्केट के अंदर न्यू स्पेकुलेशन हो गई, जब पॉजिटिव है, सब बाइंग 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 कर रहे हैं, मार्केट को तोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन टूट गई है मेरी टूट गई एक्सपेक्टेशन। मैं रोऊंगा, मार्केट को गिराऊंगा, यही एक्सपेक्टेशन है। सेंटीमेंट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू स्पेकुलेशन से बचना है। ठीक है, न्यू स्पेकुलेशन ही आधी ज़्यादा जड़ है आपके लॉसेस की। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है सेंटिमेंट्स वाले टॉपिक पर हमारे। FII DII क्या कर रहे हैं? FII DII जो है बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो कैसा, उसका उनका माइंडसेट कैसा है, वो बाइंग सेंटिमेंट्स में है या फिर सेलिंग सेंटिमेंट्स में है। ठीक है, मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। उसका रीजन क्या है? वो प्राइस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप मूविंग एवरेज समझ सकते हो कि सेंटिमेंट क्या है। मूविंग एवरेज अगर ऊपर जा रही है तो आप समझ सकते हो मार्केट सेंटिमेंट ऊपर साइड का है। ठीक है, डाउन साइड जा रही है तो डाउन साइड का है। अभी मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। अब देखो, मैंने यहाँ पर 9 SMA लगा दी है। कोई सी भी मूविंग एवरेज लगा दो। मैं नॉर्मली यहाँ पर मूविंग एवरेज सिंपल, यहाँ पर मैंने सर्च करा मूविंग एवरेज सिंपल, एंड देन उसके बाद हमारी ये वाली जो है मूविंग एवरेज प्लॉट हो गई ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मूविंग एवरेज होता क्या है, पहले सिंपल शब्दों में, जैसे 9 SMA मतलब 9 मूविंग एवरेज। 9 की मूविंग एवरेज मतलब लास्ट 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, जो प्राइस का एवरेज है, लास्ट 9 कैंडल का एवरेज। अब 5 या फिर 10 या फिर 15 होता। 15 मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि 15 लास्ट 15 कैंडल्स का एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 9 SMA लगी हुई है। इसमें ध्यान से देखो, जब इसके ऊपर मार्केट है, जब SMA के ऊपर है मार्केट, तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव, इसका जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मार्केट ऊपर की साइड जा रही है। जैसे इसने ब्रेक करा, यहाँ से नेगेटिव हो गया। मार्केट जब इसके ऊपर घूम रही है, मूविंग एवरेज के ऊपर घूम रही है, तो मार्केट का सेंटिमेंट न्यूट्रल है। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, ऊपर है पॉजिटिव है, नीचे है नेगेटिव है, और जब इसके ऊपर ही घूमे तो न्यूट्रल है, ना ऊपर जाना चाहती है ना नीचे जाना चाहती है, एक ही जगह पे घूम रही है, और वो आपको हेल्प करती है ये मूविंग एवरेज। ठीक है, बहुत सिंपल टूल है, आप इसको भी यूज कर सकते हो सेंटिमेंट जानने के लिए। ठीक है, मैं आपको इतनी सारी चीजें सिखाकर जाऊंगा ना, तो आप सेंटिमेंट कैसे पता लगाते हैं वो आपको आराम से आपके ना खून में आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें बताकर जाऊंगा। विक्स देखकर भी हम, इंडिया विक्स होती है, उससे भी हम वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, मार्केट के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी है। वो इंडेक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मार्केट की वॉलेटिलिटी देखने के लिए। ठीक है, तो उससे भी आप देख सकते हो। रिसर्च रिपोर्ट्स, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट दिखाते हैं कि यार मेरे को लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। ठीक है, या फिर ये स्टॉक के अंदर बाइंग बन सकती है, ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, ये वाला स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो वहाँ से भी सेंटिमेंट्स देख सकते हो कि बड़े प्लेयर्स का सेंटिमेंट्स क्या है एक स्टॉक को लेकर। लेट्स से पेटीएम को लेकर एक बंदा क्या बोलना चाहता है, रिलायंस को लेकर एक बंदा क्या बोल रहा है, आप उसको रिसर्च रिपोर्ट्स ये सारे ब्रोकर्स निकालते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर न्यूज़ वाले जो चैनल्स हैं वो भी निकालते हैं रिपोर्ट्स, एक स्टॉक के लिए, एक मार्केट के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से रिपोर्ट्स पढ़कर देखो कि क्या सेंटिमेंट लग रहा है आपको स्टॉक के, पर्टिकुलर स्टॉक का रिपोर्ट निकला है तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर इंडेक्स का रिपोर्ट निकला है तो उसके अंदर क्या उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो वहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, सेंटीमेंट, जितना सेंटीमेंट जानोगे ना उतना आपको समझ आएगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, एक और पॉइंट बताऊंगा, सबसे इसको खत्म करने के बाद एक पॉइंट बताऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज निकाली है। लेट्स से अगर गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी के ऊपर निकाल रही है, ठीक है, EV के ऊपर निकाल रही है पॉलिसीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पॉलिसीज निकाल रही है, यानी कि उनको ग्रोथ के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ के ऊपर उनको वो इन्वेस्ट करने वाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जितनी भी कंपनीज है वो उसके अंदर पॉजिटिव आ गया ना, पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया कि EV जो सेक्टर है उसके अंदर मार्केट, जो गवर्नमेंट है वो बुलिश है, तो यहाँ से पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। अब हर लोग, इंसान जो है EV सेक्टर को, स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर वो EV सेक्टर के बारे में कुछ बोल दे कि हमें लगता है कि इससे पॉल्यूशन रुक नहीं रहा और बढ़ रहा है, तो हम इसको रद्द करने वाले हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो क्या हो गया, मार्केट सेंटीमेंट EV स्टॉक्स को लेकर नेगेटिव। अब जो लोग उसको बाय कर रहे थे अब उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, आपके दिमाग में आए, बहुत आए भी होंगे, लेकिन आपने कभी इस पे गौर नहीं करा होगा। जब तक कोई एक्सपीरियंस इंसान अगर ना आपको बताया ना कि ये भी चीज़ें काम करती है, तब तक हमें उस चीज़ पे भरोसा नहीं होता। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स वो है जो आपको सुने होंगे नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं एक इकट्ठा कर हमेशा वीडियो में लाता हूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यकीन मानो उससे इफेक्ट आता है, तो इससे भी मार्केट इंपैक्ट आता है, इसके ऊपर सेंटिमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्टॉक रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट्स निकलते हैं स्टॉक्स के अंदर कि इस स्टॉक ने इस क्वार्टर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा है, प्रॉफिट में था, लॉस में था, तो इससे स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट आता है। अच्छा, बहुत अच्छा अगर स्टॉक का रिजल्ट आ गया ना तो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। पूरा आया तो गिरा भी देता है। HDFC बैंक थोड़े टाइम पहले ठुका था, अच्छा सा गिरा था पूरा। ठीक है, उसका रिजल्ट जाकर देखना, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया था।
ठीक है, अच्छा नहीं आया इसलिए पूरा ठोक दिया, उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी ठोक दी थी। ठीक है, तो सिर्फ एक रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, सिर्फ एक SBI का रिजल्ट, सिर्फ एक HDFC बैंक का रिजल्ट, सिर्फ स्टॉक्स का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है उसकी चाल के ऊपर। अगर रिजल्ट अच्छा है ना तो पूरे क्वार्टर भगा देते हैं, रिजल्ट बुरा है ना पूरे क्वार्टर ठोकते हैं उस स्टॉक को, सिर्फ रिजल्ट आने पर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला था कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपको मार्केट सेंटीमेंट से अगर आपको फायदा उठाना है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, लेट्स से आज बैंकिंग सेक्टर भाग रहा था, बैंकिंग सेक्टर भाग रहा है, लेकिन इंडसइंड बैंक या फिर नॉर्मल कोई सा भी बंधन बैंक है उसको आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ना हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एक सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, अगर बैंकिंग सेक्टर बुलिश है ना, अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हमारा सेंटीमेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको उस सेक्टर के अंदर यानी कि बैंक्स के अंदर कभी भी सेल साइड का अगर ट्रेड आए ना आपकी स्ट्रेटजी के अंदर अवॉइड करो। ठीक है, मैंने बोला था ना इस वीडियो के बाद आपके सारे जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स है वो कम होने वाले हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक सेक्टर जो पॉजिटिव है, अगर वो सेक्टर पॉजिटिव है तो उस सेक्टर के अंदर हमें सेल साइड की पोजीशन नहीं बनानी। उसके अंदर आप ये हमेशा नोटिस करोगे कि आपका सेल साइड का ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस लेकर जाएगा, हल्का सा नीचे हो सकते जाए लेकिन वहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, या फिर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा आपको पैसा नहीं देगा उस दिन। तो अगर सेक्टर पॉजिटिव है सेंटिमेंट तो आपको उस सेक्टर के अंदर बाय साइड का ट्रेड आए तो ही ट्रेड करना है। अगर कोई सेक्टर नेगेटिव है तो सेल साइड का ट्रेड आए तो ही ट्रेड करना है, बाय साइड का अवॉइड करना है उस सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर के अंदर आज क्या था, नेगेटिव था, सारा आईटी सेक्टर गिरा हुआ था, तो आपको आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर हमें सेल साइड का ट्रेड्स लेने की कोशिश करनी है, उसके अंदर बाय का नहीं लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें सेक्टर वाइज सेंटीमेंट क्या चल रहा है उसके हिसाब से हमें स्टॉक्स के अंदर काम करना है। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की तरफ ही पॉजिटिव ट्रेड्स आए तो ही हमें ट्रेड लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड है तो ही हमें ट्रेड लेने की सोचनी है। ठीक है, बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करा था, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर एक और एडवांस पार्ट आपको सिखाने वाला हूँ आज, जो आपने शायद कभी और सुना ही नहीं होगा, कहीं मैंने ही अगर सिखाया होगा तो सिखाया होगा, लेकिन वैसे भी आप कभी सुनने वाला नहीं हो ये पॉइंट, क्योंकि हमने ही बनाया है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन को एक और चीज बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए कि हमें एक्यूमुलेशन जो हमेशा होता है वो बॉटम पे मिलता है, कि मार्केट जब वो नीचे गिरती है और यहाँ पर ऐसे रेंज बनाएगी और ऊपर जाएगी मार्केट, तो इसको हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी, रेंज बनाएगी और उसके बाद गिरेगी, तो इसका जो ये रेंज था इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज हमेशा आपको टॉप पे मिलेगा एंड एक्यूमुलेशन फेज हमेशा आपको बॉटम पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन, यानी कि डिमांड सप्लाई जोन तो सब निकालते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा ऊपर रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, तो हमने उसको सप्लाई जोन बोल दिया, नीचे आ रही है तो डिमांड जोन बोल दिया। अरे यार, स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन, ऐसा डिमांड सप्लाई जोन जहां से मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको कब पता चलता है एक रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे मान लो मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, तो आपको सेकंड बारी में पता चलता है कि अच्छा ये रेजिस्टेंस बन चुका है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये बनने से पहले मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो आप मेरे को विश्वास करोगे? मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि अगला जो है यहीं से रेजिस्टेंस बनने वाला है। मैं आपको फ्यूचर देखना सिखा सकता हूँ। सीखना चाहते हो फ्यूचर देखना, पहले मुझे ये बताओ, वीडियो को पॉज करो, अभी जो हमने मार्केट सेंटीमेंट अभी डिस्कस करे थे अच्छे से समझ आए, नीचे लिखो MS क्लियर। MS मतलब मार्केट सेंटीमेंट इज क्लियर, या तो मार्केट सेंटीमेंट इज क्लियर, ऑल क्लियर लिख दो, या तो ऑल क्लियर लिख दो, या फिर मार्केट सेंटीमेंट इज क्लियर लिख दो, या फिर MS इज क्लियर। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी लिखो, तब मुझे समझ आएगा कि हाँ आप अटेंटिव हो, आपको समझ आ रही है चीज़ें। अगर आपको समझ आ रही है, आपका आएगा ना कमेंट्स कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, तब मैं नेक्स्ट टॉपिक बढ़ूंगा, नहीं तो भाई बढ़ने का फायदा नहीं है। हम फिर अगले वीडियो में डाउट सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। हम ऐसे नहीं, मैं यहाँ पर ना सिर्फ ये नहीं है व्यूज़ के लिए आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, मैं चाहता हूँ आप प्रॉफिट करो, मैं चाहता हूँ आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। 100 डेज कैपिटल चैलेंज के बाद ऐसा होना चाहिए कि मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा ना, सिर्फ आपका टाइम मांग रहा हूँ, इतना दे दो, मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आप अलग लेवल के एक बंदा निकलोगे यार मार्केट से, अलग ही लेवल के एक ट्रेडर निकलोगे अगर आपने ध्यान से 100 डेज कैपिटल चैलेंज पे फोकस करा। ठीक है, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। इवन मैं ना अपने आसपास के जो लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग सिखा दो, मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि मेरे से पर्सनली मत सीखो, मैं कुछ पैसा वैसा चार्ज नहीं करना चाहता, 100 डेज कैपिटल चैलेंज देखो, क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान दे रहा हूँ उससे ऊपर कुछ नहीं है यार, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, मैं जो दूंगा वो पूरा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले ही बता दूं, मार्केट अगला सपोर्ट यहाँ बनाने वाली है और यहीं से मार्केट उठेगी। आपको तो बाद में पता चलता है ना, सेकंड रिजेक्शन के बाद आपको पता चलता है अच्छा सपोर्ट बन गया, या फिर सेकंड रिजेक्शन यहाँ पर टॉप बनने के बाद आपको पता चलता है अच्छा रेजिस्टेंस आ गया, मार्केट अगेन ऊपर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको सेकंड पॉइंट पर ही, यानी कि यहीं पर जैसे ये मार्केट में फॉल आया, यहाँ पर मार्केट आई, और मैं आपको बता सकता हूँ कि अगली बार जो है ना मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आएगा। भाई मानोगे मेरी बात? इस वीडियो के बाद मान जाओगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ से रिजेक्ट करेगी,
ये सेकंड पॉइंट पर ही कैसे सेल करते हैं आज मैं दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं, सीक्रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। ये मेरे सीक्रेट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन फाइंड करना है, 2 ही सीक्रेट है मेरे। पहला सीक्रेट है निफ्टी के अंदर 4 से 5% और स्टॉक के अंदर 7 से 8% का फॉल आना चाहिए, ठीक है। निफ्टी के अंदर 4 से 5% होना चाहिए और जो हमारा स्टॉक्स है उसमें 7 से 8% से ऊपर होना चाहिए। ऊपर चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए 7-8% से, ठीक है। अगर ये है निफ्टी के अंदर और यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर, और टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए आप 4 आवर में देख सकते हो, 1 डे के अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो 2 टाइम फ्रेम बता देता हूँ, 4 आवर या फिर 1 डे, ठीक है। तो 4 आवर या फिर 1 डे के अंदर देखो, पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो मार्केट के अंदर जो फॉल होना चाहिए वो निफ्टी के अंदर 4 से 5% का होना चाहिए और स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए 7 से 8% का। अगर है तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर।